यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12.4। इस एक्सरसाइज का 12th चैप्टर का 4th क्वेश्चन है ये फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखने को मिल रहा है हमें। ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन, एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, कंटेन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एक सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगे, उसमें 3 मोल हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ ए हीट इंसुलेटर। जो भी सिलेंडर की वॉल्स हैं, उन वॉल्स को कैसा रखा गया है? इंसुलेटेड रखा गया है। उन वॉल्स को इंसुलेटेड रखा गया, मतलब कि हीट एनर्जी ना तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही सिस्टम हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज कर सकता है। तो ना तो हीट का गेन होगा और ना ही हीट का लॉस होगा, बिकॉज द वॉल्स आर इंसुलेटेड। एंड पिस्टन को भी कैसे इंसुलेट किया गया? एंड पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। पिस्टन के ऊपर रेत को हमने रख दिया। बाय व्हाट फैक्टर, ये भी डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहां पर ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसकी वॉल्यूम को क्या कर देंगे, कंप्रेस करके हाफ कर देंगे। तो इसमें 3-4 बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले आपको इसमें गैस बता रखे कितने मोल है। ये जो गैस है 3 मोल है, और वो कैलकुलेशन में काम आएगा नहीं। 3 मोल ये जो दे रखा है हमें, और बस हमारे तो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट काम में आएगी। प्रेशर क्या हो जाएगा जब हम उसको कंप्रेस करेंगे और कितनी वॉल्यूम कर देंगे, उसकी वॉल्यूम को हाफ कर देंगे। ठीक है, और ये चीज हमारे काम की है इसमें कि इंसुलेटेड सिस्टम है ये, जिसमें जो उसकी वॉल्स हैं उनको भी वेल इंसुलेटेड रखा गया है, और जो पिस्टन है उसको भी हीप ऑफ सैंड से या पाइल ऑफ सैंड से उसको भी क्या किया गया है, इंसुलेशन किया गया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम को समझिए। क्वेश्चन में ये गिवन है कि सिलेंडर जो है वो वेल इंसुलेटेड है, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, या आप इसकी बजाय ये बोल सकते हैं एडियाबैटिक वॉल्स हैं। तो हमने एक सिलेंडर बनाया और इसकी वॉल्स जो है वो कैसी कर दी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स कर दी या इंसुलेटेड वॉल्स कर दी। इसके बाद में यहां पर एक पिस्टन भी लगा हुआ है, वो पिस्टन भी है वेल इंसुलेटेड, लेकिन उसको और इंसुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने पाइल ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड बना दिया। यहां पर हमने इसके ऊपर सैंड रख दी, मिट्टी रख दी, रेत रख दी। तो इस तरह से ये जो सैंड होगी ये इंसुलेशन का वर्क करेगी यहां पर। ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हम ऐसा मान करके चलेंगे कि यहां पर जो भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस। ये भी डायग्राम में ही लिख देते हैं, 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस। और वॉल्स कैसी हैं, एडियाबैटिक वॉल्स है। अब इसको क्या करना है, पिस्टन को डाउनवर्ड लेकर के आएंगे और क्या करेंगे, कंप्रेशन के लिए बोला गया। तो पहले इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो हमने ऐसा माना लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V1। इनिशियल वॉल्यूम इसकी V1 है। अब इसको कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी वॉल्यूम को हाफ करना है, इतना कंप्रेशन करना है कि वॉल्यूम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो हमने ये कंप्रेशन किया और पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो चुकी है, V1/2, हाफ हो चुकी है पहले से। और इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना था, P1, और फाइनल कंडीशन में प्रेशर कितना है, P2। और ये P2 प्रेशर ही हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया है कि P2 प्रेशर कितना होगा व्हेन वी आर कंप्रेसिंग द गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, एंड द वॉल्यूम बिकम हाफ फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम।
इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो जाएगी। अब सबसे पहली बात, ये जो कंप्रेशन है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, सो हीट इज नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। आंसर 4। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, नो हीट इज अलाउड टू बी एक्सचेंज्ड। No heat is allowed to be exchanged as it is the process is adiabatic. The process is adiabatic. अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें मानना ही पड़ेगा सब कुछ, तो यहां लिखेंगे लेट इनिशियल वॉल्यूम is V1. So final volume, initial volume and initial pressure. प्रेशर को भी कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे T1. So final volume V2 is equal to, फाइनल वॉल्यूम V2 होगी और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि वॉल्यूम को हाफ किया जा रहा है, देन वी हैव टू फाइंड फाइनल प्रेशर। नॉट फाइनल प्रेशर, इसने बोला बाय व्हाट फैक्टर द प्रेशर विल इंक्रीज, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं, लेट फाइनल प्रेशर P2 क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता नहीं है। फाइनल प्रेशर इज P2, इनिशियल को P1 लिखा है, फाइनल को P2 लिख दिया। अब देखिए ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट इसकी स्टडी की थी, सो वी आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ adiabatic process. The equation is PV gamma is equal to constant. PV gamma is equal to क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उस स्टेटमेंट को मैं यहां लिखता हूं, द स्टेटमेंट विल बी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टडी किया था हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा, प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर गामा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला बनाएंगे P2 अपॉन P1 का, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, तो आपसे रेशो पूछा गया P2 अपॉन P1। तो P2 अपॉन P1 इसको हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर P2 अपॉन P1 का फॉर्मूला बना लेते हैं। ये P2, ये P1 इधर है, यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, P2 डिवाइड बाय P1। ओके, ये V1 गामा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, या हम लोग P1 को इधर लेकर के आए तो ये यहां पर आ गया, इसको इधर ले आए, और V2 गामा को इधर ले आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V2 गामा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा
V1 गामा डिवाइड बाय V2 गामा। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, P2 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 टू द पावर होल पावर क्या लगा देंगे, गामा। ये हमने होल पावर गामा कर दी, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, ये V1 गामा है डिवाइड में V2 गामा है, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, होल पावर में लिख सकते हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। V1 की वैल्यू तो V1 ही लिखेंगे, लेकिन V2 की जगह क्या लिख देंगे, V1 बाय 2। ओके, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू इन दैट इक्वेशन। P2 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल टू V1 की जगह पर तो V1 ही आएगा, V2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, V1 बाई 2। तो यहां पर लिखेंगे V1 डिवाइड बाय 2, और इस पूरे की होल पावर कितनी थी, इस पूरे की होल पावर थी गामा। अब V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल होकर के ये ऊपर आ जाएगा, अपस्टेयर्स में आ जाएगा। सो P2 डिवाइड बाय P1 2 टू द पावर गामा। ये V1 से V1 कैंसिल हो गया, और ये जो डिवाइड में 2 था ये रेसिप्रोकल होकर के अपस्टेयर्स में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये कैंसिल कर दिया, V1 से V1 2 ऊपर आ गया, 2 टू द पावर गामा। और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन है, देखिए जो हाइड्रोजन है वो डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है 1.44 डायटोमिक गैसेस। तो गामा की वैल्यू लिखेंगे 1.4। P2 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1.4। अब ये हमारे लिए परेशानी है कि 1.4 पावर 1.4 को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। सो ये जो P2 अपॉन P1 है ये आ गया 2 टू द पावर 1.4। 2 टू द पावर 1.4 है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट x। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया। अब आगे की जो प्रोसेस है वो लॉग टेबल से सॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें लिखेंगे टेकिंग log base 10 on the both sides। तो दोनों तरफ log लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा log base 10 x। देखो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1.4, 2 टू द पावर 1.4। और हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, तो इधर log x लिख देंगे, इधर log 2 लिख देंगे पावर 1.4। तो यहां पर भी हमने लिखा log 10 बेस 10 ले रही है, बेस 10 वाली टेबल ही यूज करते हैं हम कैलकुलेशंस में, 2 टू द पावर 1.4। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, log m टू द पावर n। इस पावर को आगे लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है log m की पावर अगर n है तो n को इसके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और यहां पर ले जाता है log m। तो ये फॉर्मूला इस जगह पर अप्लाई कीजिए, ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1.4, तो 1.4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, log x इज इक्वल टू 1.4, ये पावर को हमने आगे लिख दिया 1.4 log बेस 10 और ये 2। देखिए log 2 की वैल्यू, ये log 2 की वैल्यू जो भी है वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस में बार बार काम आती है। चलो इसके लिए तो हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, log 2 होता है 0.301। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए इस वैल्यू को, क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत बार इसकी वैल्यू काम में आती है। log 2 की वैल्यू 0.301। अब इसके बाद ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, देखिए
log base 10 x 1.4 और log 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये जो log 2 है इसकी जगह पर लिख देंगे हम लोग 0.301। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log x 1.4 into 0.301, so it will be 0.4214, 0.4214. Now we are taking the anti-log on the both sides. अब इस log को खत्म करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? एंटी-लॉग का यूज करेंगे। टेकिंग एंटी-लॉग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी-लॉग लेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, देखिए एंटी-लॉग से तो log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या रह जाएगा? यहाँ पर तो x ही रह जाएगा, और इसी x को हमने क्या लिखा हुआ था? P2 अपॉन P1। ये जो x था इसी को हमने क्या लिखा हुआ था? P2 अपॉन P1 लिखा हुआ था। ओके, तो एंटी-लॉग जैसे ही यहाँ लिखेंगे, एंटी-लॉग से log कैंसिल, तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहां पर लिखा जाएगा, इस तरफ लिखेंगे एंटी-लॉग 0.4214। अब एंटी-लॉग टेबल कैसे देखते हैं? तो आप लोग अपनी केमिस्ट्री की बुक ओपन कर लीजिए, उसके लास्ट पेजेस में आपको ये एंटी-लॉग की टेबल मिलेगी। तो देखिए एंटी-लॉग टेबल का यूज करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग 42 की वैल्यू 1 पर देखेंगे, तो 42 की वैल्यू जो 1 पर आपको मिलेगी एंटी-लॉग टेबल में, वो ये होगी 2 it will be 2636। 42 की वैल्यू 1 पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू मिलेगी 2636। फिर उसके बाद इसकी मीन वैल्यू देखेंगे, मीन वैल्यू 4 पे देखेंगे, 4 पर इसकी मीन वैल्यू दी गई है 2, तो मीन वैल्यू को इस नंबर के साथ ऐड करेंगे 2638, तो ये आंसर आएगा इसका एंटी-लॉग का। पहले 42 को 1 पर देखेंगे तो आपको उस टेबल में 2636 वैल्यू दिखेगी, फिर उसी की मीन वैल्यू देखेंगे 4 पे, 4 पर उसकी मीन वैल्यू आती है 2, कॉलम नंबर 4 होगा, कॉलम नंबर 4 के अंदर उसकी मीन वैल्यू दी गई है 2 मीन डिफरेंस के अंदर, तो यहाँ पर इसको ऐड करते ही हमारे पास एक डिजिट बन जाएगी 2638। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? तो यहां से पता लगेगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 1 2 3 4, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस 1, और एक माइनस कर देते हैं, इसमें से 3 आएगा, तो यहां से पीछे से 3 अक्षर के बाद में, 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। सो द वैल्यू विल बी, ये आएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, इस एंटी-लॉग की वैल्यू आएगी 2.638, और बुक में जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। इसको आप, ये 8 है, लास्ट वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो इसके नेक्स्ट वाले नंबर, इससे जो पहले वाला नंबर है उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2.64, ये भी लिखा जा सकता है। अगर लास्ट डिजिट 8 है तो मतलब 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी है तो इस केस में इसके नेक्स्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो इसको 2.63 लिखने की बजाय 2.64 लिखा जाएगा। तो ये सॉल्यूशन भी सही है, और ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फैक्टर बाय विच द प्रेशर इज चेंजिंग। इस फैक्टर से प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले प्रेशर P1 था, और अब प्रेशर कितना हो जाएगा? 2.683, इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि लगभग 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखो क्या क्या बताया मैंने इस क्वेश्चन में 12.5 में। सबसे पहले गैस को एडियाबेटिकली स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर जाया जा रहा है, एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन इसमें नेगेटिव होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो हीट एक्सचेंज तो नहीं होगी, और वर्क डन नेगेटिव है इसमें। फर्स्ट, पहली चीज ये दी गई है। दूसरा, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया ए प्रोसेस, अब दूसरी प्रोसेस के थ्रू उसी गैस को स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर के जाया जा रहा है, जैसा कि पहले था, इसमें भी उसको स्टेट ए से स्टेट बी में ही लेकर के जा रहे थे, लेकिन एडियाबेटिकली लेकर के जा रहे थे। अब इसमें एडियाबेटिकली नहीं लेकर के जा रहे। ये कैसे पता लगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? द हीट एब्जॉर्ब्ड
द नेट हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन दे रखा है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस तो नहीं है, इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, और वो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। So how much is the net work done by the system in the latter case? तो ये जो सेकंड प्रोसेस है जो हमें बताई नहीं गई है कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को ए से बी में लेकर के जाया जा रहा है, स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर के जाया जा रहा है, तो उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है सेकंड केस में। लेकिन इन पूरी प्रोसेस में दोनों प्रोसेसेस में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या होगा, तो आंसर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें भी सिस्टम को ए से बी तक लेकर के जाया जा रहा है, गैस पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए हम, इसमें भी ए से बी तक ही लेकर के जा रहे हैं सिस्टम को, तो फिर से क्या होगा, गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, बाद में हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आए। तो दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। ये दोनों केसेस के बीच की कड़ी होगी जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में केस फर्स्ट में आपको ये बताया गया कि कोई भी गैस है उसको हम लोग स्टेट ए से कहां लेकर के जा रहे हैं, स्टेट बी तक लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस कैसी है, ये सारी प्रोसेस एडियाबैटिक है। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा क्यू या डी क्यू जो होगा वो तो 0 होगा इस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज और बता रखी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो मतलब आपको डी क्यू तो 0 है हीट का एक्सचेंज, लेकिन डी डब्ल्यू आपको बता रखा है 22.3 जूल, 22.3 जूल। ओके, और इसके अलावा हम लोग यहां से इसकी इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यही तो हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा सेकंड केस को। इसके बाद सेकंड केस में भी ये बताया गया कि गैस को स्टेट ए से कहां लेकर के जा रहे हैं, स्टेट बी तक लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है। वो कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि हीट एनर्जी दी जा रही है 9.35 कैलोरी। ये 9.35 को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 39.5 जूल, 39.3 आएगा, नॉट 5। तो यहां पर हमने इसको जूल में लिख दिया। हीट एनर्जी गिवन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही वाला काम आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है जैसा कि फर्स्ट केस में हो रहा था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें और उसमें दोनों में सेम रहेगा। और यहां पर हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं इन द फर्स्ट केस। सो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था हमने, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज 0 इन एडियाबैटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट between system and surrounding, du change in internal energy and work done in this process is given which is 22.3। अच्छा, ये जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए, मुझे इसको नेगेटिव लिखना चाहिए। सो dw इज माइनस 22.3। तो यहां पर जब हम dw की वैल्यू पुट करेंगे तो किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 22.3। द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 0 इज इक्वल टू du माइनस 22.3, ये माइनस 22.3 को इधर शिफ्ट करेंगे, द वैल्यू ऑफ du विल बी 22.3 जूल। ये हमने निकाल लिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फर्स्ट केस, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सेकंड केस विल बी रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 22.3, दिस इज द, ये वैल्यू हमने यहां से उठाई है, यहां से वैल्यू उठाई।
because system is going from state A to state C as per the first case. Now we will use the first law of thermodynamics. ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। आगे du तक हमने फाइंड कर लिया था 22.3 जूल। इसके बाद में हम लोग एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखेंगे, dq डैश इज इक्वल टू du प्लस dw डैश। देखिए पहले जो लिखा था हमने उसमें dq इज इक्वल टू du प्लस dw यूज किया था, लेकिन अभी सेकंड केस में dq डैश du प्लस dw डैश लिखे। डैश क्यों लगाया, क्योंकि पहले हीट एनर्जी जो दे रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो हीट एनर्जी ना तो उसको सिस्टम को दे रहे थे, ना सिस्टम हीट एनर्जी को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, ना गेन हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो उस केस में dq को हमने 0 लिखा था। लेकिन सेकंड केस में हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए इसको dq डैश लिख दिया हमने, और जो कि कितना गिवन था 9.35 कैलोरी सेकंड केस में। फिर हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, 9.35 इंटू 4.2, इट विल बी 39.3 जूल। और du चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने केस फर्स्ट से उठा लिया। क्यों, क्योंकि दोनों केसेस में एक चीज सेम है, गैस को स्टेट ए से स्टेट बी तक लेकर के जाया जा रहा है, तो उसको एडियाबैटिकली लेकर के जाओ या किसी दूसरी तरह से लेकर के जाओ, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो सेम होगा। क्योंकि सिस्टम ए से बी तक जा रहा है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो फर्स्ट केस में होंगे फाइनली, वो सेकंड केस में भी वही होंगे। तो टेम्परेचर सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। तो फर्स्ट केस में जो इंटरनल एनर्जी थी du, जो हमने फाइंड की थी 22.3, उसको सेकंड केस में भी यूज कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी तक ही लेकर के जाया जा रहा है दोनों केसेस में। इसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, और dq डैश इज इक्वल टू du। इसको du डैश नहीं लिखा, इंटरनल एनर्जी अलग नहीं है, इंटरनल एनर्जी सेम है, इसलिए इसको du लिखा है। वर्क डन डिफरेंट है, उसमें dw लिखा था, इसमें dw डैश लिखेंगे, जो कि हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, dq डैश की वैल्यू है 39.3 और du की वैल्यू है 22.3 और dw डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो 22.3 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, 39.3 माइनस 22.3, इट विल बी dw डैश विल बी 17 जूल। तो 17 जूल आंसर आएगा। So this is our solution of this question number 5 of the NCERT exercise. Thank you so much.